स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज हम क्लास 11th का महत्वपूर्ण टॉपिक अवकलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों अवकलन को आप अगर अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखी है अवकलन का ग्राफिकली अर्थ। हालांकि वो वीडियो 12th क्लास के लिए बनाई है, लेकिन आप उसको देखना चाहते हैं तो वहाँ से अवकलन का ग्राफिकली क्या मीनिंग होता है वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक दे दूंगा। और मैक्सिमम जो इसके सवाल होंगे वो दोस्तों हम यहाँ पे फॉर्मूले के द्वारा हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखते हैं किस प्रकार से इसके सवाल हम करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको बोर्ड पे लिखे हुए अक्षर जो हैं साफ अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार से धुंधले दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वीडियो क्वालिटी जो है वो आप जाकर के पहले बढ़ा लें। अब कहाँ से बढ़ेगी, उसके लिए आपको राइट साइड में बिल्कुल टॉप ऊपर आपको 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे। उन 3 डॉट को आप सेलेक्ट करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वालिटी यहाँ पे जैसे 144p आ रही है। इसको आप क्या करें 360p या उससे ज़्यादा ऊपर की क्वालिटी आप सेट करें, तो ये जो आपको वीडियो क्वालिटी है वो आपको बहुत ही क्लियर अक्षर आपको दिखाई देंगे। तो अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के अंदर अक्षर बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो करते हैं अब हम स्टार्ट। अवकलन में दोस्तों क्या होता है कि जैसे किसी एक राशि में परिवर्तन होने से उसके जो संगत राशि होती है उसमें परिवर्तन की दर क्या है, ये अवकलन के द्वारा पता लगाया जाता है। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लें कि वर्तमान में कोरोना महामारी जो चल रही है, यानी कि कोरोना डिजीज के अंदर अगर वृद्धि हुई हो तो मृत्यु दर में जो परिवर्तन की दर है वो हम अवकलन के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। जैसे डिजीज कोई बढ़ रही होती है तो मृत्यु दर जो है वो भी उसमें भी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस प्रकार से किसी एक राशि के अंदर परिवर्तन होने से जो दूसरी राशि जो पहले वाली पे डिपेंड करती है उसमें परिवर्तन की दर क्या है, ये अवकलन के माध्यम से पता लगाया जाता है। तो इसको समझने के लिए हम कोई फंक्शन लेते हैं। जैसे y बराबर fx हमारे पास फंक्शन है ना। और इसका मैं यहाँ पे अगर आपको ग्राफ बना के समझाना चाहूँ, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पे x o y ये मैंने ग्राफ ले लिया x y के अंदर। जैसे यहाँ पे मेरे पास कोई ये फंक्शन y बराबर fx का कोई मेरे पास ग्राफ है ना। इसके अंदर अगर मान लो ये मेरा कोई पॉइंट है a, तो अगर x ये आपकी x एक्सिस है, x एक्सिस के a पॉइंट पे मैं इस फंक्शन की यानी कि इस ग्राफ पे वो पॉइंट ढूंढूं तो ये जो पॉइंट मुझे मिलेगा ये पॉइंट मुझे मिल जाएगा f a। क्योंकि जब इस फंक्शन के अंदर ये जो आप यहाँ फंक्शन देख रहे हो, इस फंक्शन के अंदर जब मैं a का इनपुट दूंगा तो y बराबर मुझे कितना मिलेगा f a मिलेगा। इसी प्रकार से अगर इस पॉइंट A से हम कुछ इसमें बढ़ोतरी कर दे, यानी कि इसमें कुछ अल्प मात्रा बिल्कुल ही छोटी सी मात्रा, मान लो यहाँ पे मैंने h इकाई इसमें बढ़ा दिया यानी कि प्लस h इसमें कर दिया, तो इसका मतलब ये जो मुझे नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा वो आपका मिल जाएगा a प्लस h, यानी कि ये मेरी h डिस्टेंस हो गई। अगर a प्लस h इनपुट दिया तो इसका मतलब ये मुझे ग्राफ पे यहाँ कहीं मिल जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा आपका a प्लस h। तो ये 2 पॉइंट मुझे मिल गए P और दूसरा मिल गया Q, ठीक है। तो अब हमें यहाँ क्या करना होता है, यहाँ हम जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल ये हमारे पास बना हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसमें मुझे एक तो ये डिस्टेंस निकालनी है यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ऊपर वाला पॉइंट मेरा क्या है
इनपुट तो है a प्लस एच का और y का मान है एफ ए प्लस एच, और ये वाला जो पॉइंट मेरा है P वाला पॉइंट, ये है a कोमा एफ ए। ये जो P पॉइंट है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये वाला जो पॉइंट है P और ये वाला पॉइंट मेरा Q है। तो ये डिस्टेंस तो हमारी कितनी है, h है ना। तो हमें अब ये यहां से लेके इसको हम कोई नाम दे देते हैं, जैसे r दे दिया, ठीक है, इस पॉइंट का नाम। तो अगर मुझे QR डिस्टेंस निकालनी है तो ये डिस्टेंस आप इधर यहाँ पे देख सकते हो, है ना। ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। तो ये डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगी और सेम वही डिस्टेंस ये रहेगी। तो इसमें क्या किया जाता है कि जब हम h में वृद्धि, यानी कि a के अंदर h अल्प मात्रा जो कि उसमें वृद्धि कर रहे हैं, तो इसमें कितना डिफरेंस आ गया, यहां से लेके ये डिफरेंस यानी कि आपकी बढ़ोतरी हुई है। तो इसको हम लिख सकते हैं। अब इस डिफरेंस को निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, और हमें यहाँ पे क्या करना है, उसमें वृद्धि की दर निकालनी होती है। तो वृद्धि की दर निकालने के लिए हम लिखते हैं एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, और वो वृद्धि किसके द्वारा हो रही है, एच के कारण हो रही है ना, एच वृद्धि करने के कारण। तो इस प्रकार से ये चीज हमारे पास बन करके आ जाती है। अब यहाँ जो एच है ये क्या करता है, ये जीरो की तरफ अग्रसर होता है, यानी कि ये जो पॉइंट है धीरे धीरे इस P पॉइंट की तरफ अग्रसर होता है। तो यहाँ हम लिमिट लेते हैं, लिमिट आपका जो h है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यही आपका अवकलन होता है, ठीक है। और इस अवकलन को हम लिखते हैं या तो dy, y फंक्शन दिया है तो dy अपॉन dx के द्वारा इसको आप दिखा सकते हो। तो अवकलन में बेसिकली यही किया जाता है कि जो हमारा इनपुट है उस इनपुट में हम जितना परिवर्तन कर रहे हैं उसके संगत आपका y में क्या परिवर्तन की दर क्या है, ये पता लगाया जाता है ना। और अवकलन को अगर हम x अक्ष के सापेक्ष, नीचे आपका चर यहाँ पे dx लगा है, इसका मतलब हम x अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकाल रहे हैं y में, है ना। और दूसरा इसका तरीका y डैश करके भी लिखा जा सकता है, ठीक है। नॉर्मली dy अपॉन dx भी हम लिखते हैं। तो ये तो हो गया इसका मतलब। और साथ में ये जो हमने लिखा है dy अपॉन dx, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, इसके द्वारा जब हम किसी फंक्शन का अवकलन निकालते हैं तो उसको बोलते हैं प्रथम सिद्धांत के द्वारा अवकलन ज्ञात करना। अधिकांश सवाल जो है आपके इसी टाइप के हैं, लेकिन आप जैसे ही बड़ी क्लास में पहुंचोगे और इस क्लास में भी आप करोगे, ज्यादातर यूज हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूलों का यूज करते हैं। फार्मूले के द्वारा हम अवकलन निकालते हैं। फॉर्मूले के द्वारा अवकलन निकालना ज्यादा आसान है। प्रथम सिद्धांत से निकल जाते हैं लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि अभी आपकी अवकलन से जस्ट शुरुआत ही है। तो आपको प्रथम सिद्धांत से अवकलन निकालना आना चाहिए, फार्मूले से तो हम सीख ही लेंगे। तो इसको हम हेडिंग दे देते हैं प्रथम सिद्धांत से अवकलन। प्रथम सिद्धांत से अवकलन, अवकलन, ठीक है। ये तो आपका इस टाइप से हो जाएगा। और दूसरी कैटेगरी हमारी आती है फॉर्मूलों से, है ना, डायरेक्ट, यानी के सूत्र से अवकलन ज्ञात करना, अवकलन ज्ञात करना। अब फॉर्मूले, अवकलन के अंदर कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं जो हमें जरूरत पड़ेंगे। जैसे अगर x की पावर n का हमें अवकलन करना है तो हम ऐसे लिखते हैं, x की पावर n का अवकलन करना है तो
इसका अवकलन होता है n x की पावर n माइनस 1। यानी कि अगर मुझे y बराबर एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन दिया है और मुझे इसका dy अपॉन dx निकालना है तो क्या हो जाता है, इसकी पावर जो है वो आगे आ जाती है और 2x आ गया और x की पावर 2 में से 1 कम हो जाता है, यानी कि 2x की पावर 1। तो ये इस प्रकार से अवकलन का हम कर देते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मूला। ठीक है, जैसे आपके बीजगणितीय जो भी व्यंजन होते हैं उसको हम इस प्रकार से अवकलन करते हैं। अब दूसरा हमारे पास फॉर्मूला है जैसे e की पावर x का। e की पावर x का कोई फंक्शन है, उसके अवकलन की बात करें तो वो e की पावर x ही होता है। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला अगर log की बात करें, log x का कोई आपके पास फंक्शन है उसका अवकलन करें तो 1 अपॉन x होता है ना। ऐसे बहुत सारे आपके फॉर्मूले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। और कोई चौथे फार्मूले की त्रिकोणमितीय अनुपात वाले देख लेते हैं। d अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का आपके पास कोई फंक्शन है, यानी कि साइन एक्स का अगर हम अवकलन करें तो वो होता है कोस एक्स, और कोस एक्स का अवकलन अगर करें, कोस एक्स का अवकलन करें तो वो होता है माइनस का साइन एक्स, और टेन एक्स का अवकलन करें, टेन एक्स का तो वो होता है सेक स्क्वायर एक्स, और इसी प्रकार से कोट एक्स का बात करें, कोट एक्स का अवकलन करें तो होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। और अगला अवकलन हम ले लेते हैं सेक का, d अपॉन डी एक्स, सेक एक्स का अवकलन करें तो वो होता है सेक एक्स टेन एक्स। और फिर कोसेक एक्स का अवकलन, कोसेक एक्स का अवकलन होता है माइनस का कोसेक एक्स और कोट एक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवकलन के फॉर्मूले हो गए। इसके अलावा और भी बहुत होते हैं। ठीक है, वो जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ेगी वैसे आप धीरे धीरे उनको याद करते जाओगे तो आसानी से इन अवकलन के फॉर्मूलों को आप यूज कर पाओगे। अब हम बात करते हैं अवकलन के बीजगणित की, बीजगणित, या आप कह सकते हो कि अवकलन के गुणधर्म, है ना, किस प्रकार से इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई दो फंक्शन लेते हैं, जैसे f(x) और g(x) मेरे पास कोई दो फंक्शन है। अगर मुझे इसका योग करना है या डिफरेंस करना है, इसका मुझे निकालना है अवकलन d अपॉन डी एक्स। इन दोनों फंक्शनों का मुझे अवकलन निकालना है तो क्या है कि अवकलन दोनों का अलग अलग हम निकाल सकते हैं। जैसे d अपॉन डी एक्स, f(x) का हम अलग से अवकलन निकाल लेंगे, और प्लस होगा तो प्लस निशान, माइनस होगा तो माइनस, d अपॉन डी एक्स, और ये g(x) आपका फंक्शन हो जाएगा। ये तो हमारा योग और यानी कि अंतर के लिए ये फॉर्मूला हो गया सिंपल सा, जो कि हम पहले से जानते हैं कि ऐसे ही होता है। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं कि अगर कोई दो फंक्शन f(x) और g(x) हमारे पास मल्टीप्लाई में दे रखे हों, यानी कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा है या नहीं लगा है, नहीं लगा है तो भी उसको भी हम डॉट मल्टीप्लाई कहते हैं। ज्यादातर सवाल के अंदर आपको मल्टीप्लाई यहाँ लगा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों फंक्शन अब मल्टीप्लाई में। अब हमें इसका निकालना है अवकलन। तो दोस्तों अवकलन कैसे निकालेंगे, पहला फंक्शन f(x) है तो उसका हम अवकलन कर देंगे f(x) का, और g(x) फंक्शन हमारा एज इट इज वैसे का वैसे ही आ जाएगा, g(x) का यहाँ पे अवकलन नहीं करेंगे। फिर प्लस लगाएंगे, फिर f(x) हमारा एज इट इज वैसे ही रहेगा, फिर हम दूसरी बार g(x) का अवकलन कर देंगे। तो आगे बात समझ में, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास f(x) और g(x) दो फंक्शन है, तो पहले f(x) का अवकलन किया
और gx एज इट इज आ गया। फिर fx को वैसा का वैसा रख लिया और gx का अवकलन कर दिया। अगर साथ में hx कोई और फंक्शन होता तो क्या करते, fx और gx वैसे रह जाते, फिर थर्ड स्टेप के अंदर आपका d/hx और साथ में आ जाता है ना। उसके बाद बात करते हैं, अगर दो फंक्शन fx और gx जो है वो बटे में है, डिवाइड में है, तो उनका जो अवकलन हम किस प्रकार से करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे आप चाहो तो इसको, ये जो gx फंक्शन एज इट इज आता है और fx का अवकलन होता है, और फिर माइनस fx फंक्शन एज इट इज रहता है, फिर gx फंक्शन का अवकलन होता है gx। ये फंक्शन थोड़ा सा मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ये gx फंक्शन का अवकलन, और बटे में आता है आपका gx फंक्शन का स्क्वायर। इसका मतलब ये जो डिवाइड वाला है ये थोड़ा सा लेंथी लग रहा है ना, तो इस फॉर्मूले को आप याद रखने के लिए लैंग्वेज के रूप में याद कर सकते हो। कैसे कि आपको यहां इस प्रकार से याद कर सकते हो कि हर गुणा अंश का अवकलन, अंश का अवकलन, फिर माइनस अंश गुणा हर का अवकलन, हर का अवकलन। हर का अवकलन, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको, हर का अवकलन, और बटे में आ जाएगा हर का वर्ग, हर का वर्ग, ठीक है। इस तरह से लैंग्वेज में आप इसको पढ़ करके याद करोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। बाकी आप जितने ज़्यादा सवाल यूज करते रहोगे तो इसके साथ आप जैसे जैसे फ्रेंडली होते जाओगे वैसे वैसे आपको ये फॉर्मूले जो हैं ये याद हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे दोस्तों हम कुछ सवाल ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ x बराबर 10 पर हमें फंक्शन दे रखा है x² माइनस 2 का हमें अवकलन ज्ञात करना है, d/dx निकालना है एट x बराबर 10 पे। तो अगर इसको हम प्रथम सिद्धांत से करेंगे दोस्तों तो देखो कैसे होगा, है ना, और डायरेक्ट करेंगे तो कैसे होगा वो भी मैं आपको बताता हूं। तो अगर मुझे इसका प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है, यहां पे लिख ले प्रथम सिद्धांत से, प्रथम सिद्धांत से अवकलन, ठीक है। हम लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। आपका जो फंक्शन है ये आपका क्या है, y बराबर x² माइनस 2, ये आपका फंक्शन है y बराबर x² माइनस 2। तो हम यहां लिखते हैं f x प्लस यानी कि a प्लस h, है ना, ये x प्लस h यही लिखते हैं हम, x प्लस h माइनस fx अपॉन h, ये हम लिखते हैं। तो इसकी हम लिमिट निकाल के देखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h, यानी कि x की जगह अगर x प्लस h इनपुट कराया जाए फंक्शन में तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे x² फंक्शन है और माइनस 2 है, यहाँ हम लिखेंगे x प्लस h। ये बात आपको समझ में आई। यहाँ मेरे पास x² फंक्शन दिया है तो x² के अंदर मैंने क्या लिखा है, x प्लस h का होल स्क्वायर, और माइनस 2 है तो माइनस 2। फिर ये जो माइनस का निशान है ये हम अब यहाँ लगाएंगे, माइनस fx, और fx वाला हमारा फंक्शन क्या है, ये जो y देख रहे हो ये y, इसको y लिख लो या fx लिख लो, ये एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x² माइनस 2, ये हमारा ऊपर का पार्ट हो गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और बटे में हम लगाएंगे h, ठीक है। इसकी लिमिट को हम खोलें, लिमिट h टेंड टू 0,
तो आप देखोगे कि ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2xh और प्लस का h स्क्वायर माइनस 2 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है, और बटे में आपका है h। सॉरी, यहाँ पे निशान आपका ये प्लस आएगा और ये भी माइनस खुलेगा तो प्लस आएगा। अब इसकी लिमिट को देखें हम यहाँ, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसमें अगर कैंसिल देखें तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और ऊपर वाले में से अगर हम कॉमन लेना चाहें तो h कॉमन आ रहा है, 2x प्लस h बच रहा है और नीचे आपका h है, तो h से h भी यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब अगर इसमें लिमिट मैं लगाऊं h टेंड्स टू 0 तो आपका ये जो फंक्शन है मुझे क्या देगा, 2x देगा। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 का अवकलन हमारे पास क्या आ गया, 2x। ये तो हमारा तरीका हुआ प्रथम सिद्धांत से अवकलन निकालने का। बात आपको समझ में आई। अब अगर अथवा के अंदर मुझे डायरेक्ट इसका डायरेक्ट अवकलन निकालना है, d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 का, तो दोस्तों हम जानते हैं कि x की पावर n का जब हम d अपॉन डी एक्स का फार्मूला आपको बताया है तो वो क्या होता है, n आगे आ जाता है और x की पावर n माइनस 1 हो जाता है, ठीक है। और एक चीज उसमें आपको फॉर्मूले में और बताना रह गया कि d अपॉन डी एक्स, अगर किसी कांस्टेंट का हमें यहाँ पे अवकलन निकालना हो, है ना, कांस्टेंट यहाँ पे c क्या है, c अचर है, उस अचर का अवकलन निकालना हो तो वो होता है हमेशा 0। जैसे इस फंक्शन के अंदर यहाँ 2 का अवकलन करेंगे, क्योंकि 2 तो एक फिक्स राशि है, उसमें तो कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, x चाहे आप कितनी घटा बढ़ा लो, ठीक है। तो इसके हिसाब से जब हम अवकलन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो इसका अवकलन हमारे पास आ जाएगा, x की पावर 2 है तो 2 आगे आएगा और x की पावर 2 में से 1 कम हो जाएगा, और 2 का अवकलन हम जानते हैं, या इसको एक बार अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग लिख लो, d अपॉन डी एक्स एक्स की स्क्वायर और माइनस d अपॉन डी एक्स 2 का अवकलन। तो x स्क्वायर का अवकलन तो आ गया 2x, क्योंकि 2 आगे आएगा पावर 1 रह जाएगी, और अचर पद का अवकलन क्या होता है, 0। तो यहाँ में डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा 2x। तो ये जो इस तरीके से हमारा 2x आया वो डायरेक्ट फॉर्मूले से आया, और पहले वाले तरीके से जो हमने निकाला वो प्रथम सिद्धांत से निकाला। तो दोनों में बस इतना फर्क है, फॉर्मूले से बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी होता है ना। लेकिन जब तक वो आपको ये ना कहे कि आप इसको प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करो, है ना, जब तक वो प्रथम सिद्धांत से ज्ञात करना नहीं कहता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करके अवकलन निकाल सकते हो। अगर उसने सवाल के अंदर कह दिया है भी उसको प्रथम सिद्धांत से ही आप हल करो, तब आपको प्रथम सिद्धांत से हल करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें यहाँ बता रखा है ना, ये जो 4 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करो, तो यहाँ हमें प्रथम सिद्धांत से ही ज्ञात करना पड़ेगा। बाकी आप लोगों की मर्जी, अगर नहीं दिया है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो अभी तक हमने यानी कि इस फंक्शन का अवकलन निकाल दिया। अब इसने हमें एक चीज यहाँ पे और बताई है कि x बराबर 10 पर हमें अवकलन इसका ज्ञात करना है, यानी कि जो हमने अवकलन निकाला है x बराबर, यानी कि जो अवकलन निकाला है 2x हमारा अवकलन निकला है, उसमें क्या करेंगे हम x की वैल्यू 10 रख देंगे। तो यहां हमने जो निकाला उसको ऐसे लिखते हैं, ये आपका y फंक्शन है ना, dy अपॉन डी एक्स, इसके यहाँ x बराबर आपका 10 रख देंगे, तो वो आपका ये फंक्शन कितना आया था, 2x आया था, तो इसकी जगह आपका 10 आ जाएगा। तो ये आंसर हमें कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। ऐसे इधर आप रखोगे, है ना, dy अपॉन डी एक्स एट x बराबर 10 पे, तो आपको 2 मल्टीप्लाई 10 बराबर 20 ही आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि x बराबर 1 पर x का अवकलन ज्ञात करो।
तो यहाँ पे हमें निकालना है आपका फंक्शन क्या है, फंक्शन आपका y बराबर x फंक्शन है, हमें dy अपॉन dx निकालना है। तो देखो अगर डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालूं तो देखो x की पावर यहाँ क्या है 1 है, तो 1 पावर जब आगे आएगी तो x की पावर 1 माइनस 1 यानी कि 1x की पावर 0, यानी कि आपको क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। अब dy अपॉन dx हमें x बराबर 1 पर निकालना है, तो वैल्यू आपकी क्या है 1 है, 1 में अब x है ही नहीं, चाहे 1 पे निकालो चाहे किसी पे निकालो, इसका आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। ये हम डायरेक्ट फार्मूले से निकाल रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे दे रखा है हमें x बराबर 100 पर 99 का हमें अवकलन निकालना है ना। तो फंक्शन y बराबर आप क्या है 99x ये फंक्शन है, dy अपॉन dx हमें निकालना है x बराबर 100 पर। तो सबसे पहले इस फंक्शन का मैं क्या कर देता हूँ dy अपॉन dx निकाल देता हूँ। x की पावर 1 का अवकलन करेंगे तो क्या है 99 ही आ जाएगा। अब इसका चाहे आप x बराबर 100 पे निकालो तो भी 99 ही आंसर रहेगा, क्योंकि x तो इसमें पहले ही खत्म हो गया। तो बिल्कुल सिंपल से हैं, डायरेक्ट अवकलन से करोगे तो 2 ही लाइनों का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो आपको 4 पार्ट दे रखे हैं उसके अंदर उसने लिखा है प्रथम सिद्धांत से निम्न फलनों के अवकलन ज्ञात करो। हमें यहाँ पे जो फंक्शन दिया है y बराबर x की क्यूब माइनस 27, ठीक है, इसको आप y मानो या fx मानो ये एक ही चीज है, ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि y बराबर fx फंक्शन होता है, दोनों y और fx का मतलब एक ही है, ठीक है। तो ये आपको y बराबर fx फंक्शन यहाँ पे दे रखा है ना, चाहे तो आप इसको fx ही लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस fx बराबर या यहाँ y लिख लो, ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है प्रथम सिद्धांत से निकालना है, तो हम क्या करेंगे लिमिट लेंगे। इधर आप चाहो तो लिख सकते हो dy अपॉन dx हम निकाल रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, ये हमारा मूल फॉर्मूला है, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h, इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा फंक्शन है उसमें हम x की जगह x प्लस h लिखेंगे। तो x प्लस h की होल क्यूब, क्योंकि x की क्यूब है इसका मतलब ये आएगा, और माइनस का आपका 27। अब 27 है तो इसको आप 27 लिख लो या 3 की होल क्यूब लिख लो, बात एक ही है, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। या आप चाहो तो एक बार यहाँ लिख भी सकते हो, आपकी इच्छा है। ये 27 है तो आप इसको 27 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। और fx फंक्शन का मान हमारे पास क्या है, इसको मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ, x की क्यूब माइनस 27, ठीक है, ये हमारा ऊपर वाला आ गया, और बटे में हमारे पास क्या है h है। अब इस ऊपर वाले के को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे इस फॉर्मूले को x प्लस h की होल क्यूब के फॉर्मूले को मुझे खोलना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि a प्लस b का जब होल क्यूब होता है तो क्या फार्मूला होता है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना। तो इसको हम करेंगे तो ये x की होल क्यूब प्लस h की होल क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h और प्लस 3xh स्क्वायर, और माइनस में 27 आपका है माइनस x क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस 27, और बटे में आपका h चल रहा है। अब यहाँ हम देखें कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो एक तो x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक 27 कैंसिल हो जाएगा। इतना कैंसिल होने के बाद हम देखते हैं अब हमारा ऊपर कॉमन क्या आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर हम देखें तो सभी के अंदर h तो जरूर कॉमन आ ही रहा है, h की स्क्वायर
और प्लस 3x², और यहाँ पे हमारे पास आ गया 3xh। ये हमारे पास ऊपर कॉमन आ गया और नीचे आपका h है, तो यहाँ h से h फिर कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हमारे पास आ गया h² प्लस 3x² प्लस 3xh। अब इसके अंदर अगर हम लिमिट रखेंगे अपने, तो h वाले जो पार्ट है वो तो 0 की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, वो तो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 प्लस 3x² प्लस 3x इंटू h, यानी कि 3x इंटू 0, तो ये भी 0 ही हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट 0 हो गया। तो कुल मिला के हमें क्या मिला, 3x² मिल गया, यानी कि dy/dx का मान हमें कितना मिल गया, 3x² मिल गया। ठीक है, तो आपने देखा कि इसको प्रथम सिद्धांत से हमने इस प्रकार से अवकलन करके दिखा दिया 3x²। अगर इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूले से करते तो देखो कितना आसान होता। हमारे पास y बराबर, हालांकि इसको करना नहीं है क्योंकि सवाल में उसने प्रथम सिद्धांत से बोला है, तो प्रथम सिद्धांत से ही करना है। अगर इसको करना होता तो कैसे होता, देखो dy/dx निकालते, x की पावर 3 है तो 3 आगे आता और x की पावर 2 रह जाती, और 27 का अवकलन 0 होता, तो देखो ये आंसर हो जाता है अपना। तो 2 ही लाइनों के अंदर इसका आंसर था डायरेक्ट फार्मूले से, है ना। और प्रथम सिद्धांत से करने में हमें थोड़ी बहुत यहाँ कैलकुलेशन करनी पड़ी। तो आसान है दोस्तों, आप इसके जो सवाल है वो आप खुद से करके देखना, आपको करने में बिल्कुल मजा आएगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे अगर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।